हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीटेट पेपर 2 के लिए संपूर्ण रसायन विज्ञान कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में संपूर्ण बायोलॉजी कंप्लीट किया था और उसके बाद हम लोगों ने संपूर्ण भौतिक विज्ञान कंप्लीट की थी पार्ट 2 में। और आज हम लोग पार्ट 3 में संपूर्ण रसायन विज्ञान कंप्लीट करेंगे। और इन सभी की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं, हम लोग यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है। अब यहाँ पे देखो, तो पहला पॉइंट बताया गया है पदार्थ के बारे में। किसके बारे में? पदार्थ के बारे में। जैसे कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। तो हमारे जो चारों ओर की वस्तुएं होती कैसी बनी होती हैं? एक या एक अधिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है पदार्थों के गुण के बारे में। जैसे कि दिखावट, अब हेडिंग दी गई है, पदार्थ जिनमें इस प्रकार की युति होती है वे प्रायः धातु होते हैं। जैसे कि लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा सोना, ये सब क्या है? ये धातुओं के उदाहरण हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है, कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और द्युतिहीन मतलब निष्प्रभ दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। और अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है। क्या हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कठोरता के बारे में। जैसे कि पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोमल पदार्थ कहलाते हैं। जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है, जबकि लकड़ी कैसी? कठोर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है विलेय अथवा अविलेय के बारे में। जैसे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए अर्थात घुल गए, विलीन हो गए। ये पदार्थ जल में विलेय हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफी समय तक गिलास में विलोडित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। ये पदार्थ जल में अविलेय हैं। अब यहाँ देखो, एक वर्ड दिया गया विलोटित। विलोटित मतलब काफी देर हिलाने के बावजूद भी क्या है? एक दूसरे में वो मिश्रित नहीं होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया यहाँ पे, कुछ गैसें जल में विलेय हैं जबकि अन्य नहीं। समानतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतु एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ऑक्सीजन गैस वो क्या है? जल में विलेय है। और वही ऑक्सीजन लेके जो जल के क्या होते हैं? जीव होते हैं। तो वही ऑक्सीजन लेके वो जीवित रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया यहाँ पे पारदर्शिता के बारे में। किसके बारे में? पारदर्शिता के बारे में। जैसे कि उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। जैसे कि कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे, कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। जैसे कि लकड़ी, गत्ता तथा धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है, ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है उन्हें पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको पारभासी कहते हैं। उसके बाद अगली हेडिंग दी गई है धातु और अधातु के बारे में। किसके बारे में? धातु और अधातु के बारे में। अब देखो, यहाँ पे कुछ पॉइंट बताए गए, जैसे कि धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है आघात वर्धनीयता कहलाता है। यह धातुओं का अभिलाच्य गुण है। कैसा गुण है? अभिलाच्य गुण है। अगला पॉइंट है, धातुओं का वह गुण जिनसे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है? इसे तन्यता कहलाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे, धातु गायन ध्वनि उत्पन्न करते हुए
ध्वनि कहलाते हैं। क्या जो धातु जो है गायन ध्वनि उत्पन्न करते हुए ध्वनि कहलाते हैं। और अगला पॉइंट दिया गया है, कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। पदार्थ जिनमें सामान्यतः ये गुण होते हैं धातु कहलाते हैं। और धातुओं के उदाहरण हैं जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि। ये सारे किसके उदाहरण हैं? ये सारे एग्जाम्पल हैं धातुओं के। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, कोयले और सल्फर जैसे पदार्थ नरम है तथा दिखने में मलिन है। ये हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूर हो जाते हैं, ध्वनिक नहीं है और ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक हैं। ये पदार्थ अधातु कहलाते हैं। अधातुओं के उदाहरण जैसे कि सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि। ये सारे किसके उदाहरण हैं? ये सारे अधातुओं के उदाहरण हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है, सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं। कैसे होते हैं? सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। मरकरी, जिसे पारा भी कहते हैं, केवल ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। और ये क्या है? एक अपवाद है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया पेपर में कि जो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा? तो आंसर हो जाएगा मरकरी या फिर इसे ही पारा बोलते हैं। अगली हेडिंग दी गई यहाँ पे, अगला मतलब पॉइंट दिया गया है, कॉपर में भी जंग लगता है। कॉपर के बर्तनों की सतह पर हरा पदार्थ जमा हुआ देखा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होता है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए यह मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। अब क्वेश्चन कई बार पूछा गया है पेपर में कि सोडियम धातु को कहाँ पर रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल के अंदर इसको संचित किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, अधातुओं को जल में रखा जाता है। उदाहरण के लिए फास्फोरस एक बहुत सक्रिय धातु है, वायु में खुला रहने पर यह आग पकड़ लेता है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क न हो इसलिए उसे जल में रखा जाता है। अगला पॉइंट है यहाँ पे, जिंक कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। जिंक क्या है? कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है। उसके बाद अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, अगली हेडिंग है ऊष्मा के बारे में। जैसे कि किसी वस्तु को ऊष्णता या फिर गर्मी, किसी वस्तु की ऊष्णता या गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से हो जाती है। किससे हो जाती है? ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी या फिर थर्मामीटर कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया ताप मापन के बारे में। जैसे कि जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके सिरे पर एक बल्ब होता है और बल्ब में क्या होता है? पारा भरा होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है जिसे डिग्री सेल्सियस द्वारा दर्शाते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ही ताप माप सकते हैं और मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता। यही कारण कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक है। उसके बाद अगली हेडिंग दी गई है प्रयोगशाला तापमापी के बारे में। किसके बारे में? प्रयोगशाला तापमापी के बारे में। जैसे कि अन्य वस्तुओं के ताप के लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं, ऐसा एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। जैसे कि प्रयोगशाला तापमापी का परिसर
-10 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद अगली हेडिंग दी गई है ऊष्मा का स्थानांतरण के बारे में। जैसे कि वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। क्या कहलाता है? चालन कहलाता है। उसके बाद जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। इनके उदाहरण हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन लोहा, कॉपर जिसे तांबा बोलते हैं। उसके बाद जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक तथा लकड़ी कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है। गर्म जल ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म न हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको संवहन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य से हम तक ऊष्मा का एक कण प्रक्रम द्वारा आती है। सूर्य से हम तक ऊष्मा एक कण प्रक्रम द्वारा आती है जिसे विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग क्या हो जाता है? परागत हो सकता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। क्या पॉइंट याद रखना कि वस्तु का ताप बढ़ जाता है किसके द्वारा? ऊष्मा के अवशोषित भाग के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है अम्ल और क्षारक के बारे में। किसके बारे में? अम्ल और क्षारक के बारे में। जैसे कि दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके के साथ खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल एसिड होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है जिसका अर्थ है खट्टा। क्या है इसका अर्थ? खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्षारक कहलाते हैं। और इन पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय होती है। अगला पॉइंट यहाँ पर कोई पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारकीय इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है और ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। क्या होता है? उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया जैसे कि इधर अम्ल का नाम दिया गया है और इसमें किसमें पाया जाता है। जैसे कि अम्ल का नाम और ये किसमें मतलब पाया जाता है। जैसे कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक जो होता है उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। नींबू के कुल फल में नींबू के जो नींबू है उसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। संतरा, नींबू आदि और संतरा और नींबू इसमें भी क्या पाया जाता है? सिट्रिक फल पाया जाता है। और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है पालक में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। आंवला जो सिट्रस फल जो खट्टे पदार्थ उनमें स्कार्बिक एसिड पाया जाता है और विटामिन सी भी पाया जाता है आंवला में। इमली, अंगूर, कच्चे आम इसमें पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड। कौन सा? टार्ट्रिक एसिड। उसके बाद इधर दिया गया क्षारक का नाम, इधर दिया गया किसमें पाया जाता है। जैसे कि चूने का पानी जो होता है उसमें क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। खिड़की के कांच में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और दूध या मैग्नीशियम में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है।
उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया लिटमस के बारे में, जैसे कि सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेन सैक से निष्कासित किया जाता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? क्षारीय विलयन में मिलाने पर यह नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर है, ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकीय होते हैं। उसके बाद अगली हेडिंग दी गई है उदासीनीकरण के बारे में। किसके बारे में? उदासीनीकरण के बारे में। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे को प्रभाव उदासीन कर देते हैं। क्या करते हैं? अम्लीय विलयन को जब क्षारकीय विलयन में मिलाया जाता है तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं। उदासीनीकरण अपक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अपक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया, देखो अम्ल प्लस क्षारक को जब मिलाया गया तो यहाँ फिर क्या बने? लवण और जल। लवण मतलब नमक और जल बनते हैं और ऊष्मा क्या हो जाती है? निर्मुक्त होती है। उसके बाद अगली हेडिंग दी गई है भौतिक परिवर्तन के बारे में। किसके बारे में? भौतिक परिवर्तन के बारे में। जैसे कि पदार्थ के आकार, अमाप, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। उसके बाद हेडिंग दी गई है रासायनिक परिवर्तन के बारे में। अब यहाँ पे देखो बताया गया है, लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें आप भली भांति परिचित हैं। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। यह पदार्थ जंग कहलाता है और यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। जंग लोहा नहीं है, जंग उस पदार्थ लौह से भिन्न होती है जिस पर यह लगती है। उसके बाद अगला पॉइंट है, वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अपक्रिया भी कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है, इसमें से सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन आदि विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण होता है। उसके बाद अगली हेडिंग दी गई है लोहे को जंग से बचाना। जैसे कि वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो अर्थात नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लगती है। इसका एक सरल उपाय उन पर पेंट अथवा ग्रीस की एक परत चढ़ाना है। वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए जिससे उनमें जंग लगने से रोका जा सके। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता जिंक जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यफद लेपन या फिर गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। लोहे में क्या जो जस्ता की परत चढ़ाई जाती है जंग से बचाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? यफद लेपन या फिर उसे ही गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जंग नहीं लगती है। स्टेनलेस स्टील किससे बनता है? कार्बन, क्रोमियम, निकल और मैग्नीज। प्राकृतिक संसाधनों के बारे में दिया गया, जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला अच्छे प्राकृतिक संसाधन। अब यहाँ पे बताया गया है, ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं, मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं। उदाहरण जैसे कि सूर्य के प्रकाश और वायु। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। जैसे कि प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण जैसे कि वन, वन्य जीव, खनिज,
कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें आदि। उसके बाद अगला पॉइंट है कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों, इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों जीवाश्मों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्मी ईंधन भी कहते हैं। उसके बाद अगली हेडिंग दी गई है कोयला के बारे में। किसके बारे में? कोयला के बारे में। जैसे कि खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करते हुए भी किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दी गई है कोक के बारे में। जैसे कि यह एक कठोर सरद काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कोल तार के बारे में। किसके बारे में? कोल तार के बारे में। जैसे कि यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोल तार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योग जैसे कि संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री और छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। कोल तार का यूज इन सब चीज़ों में किया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। किसका? बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगली हेडिंग दी गई है कोयला गैस के बारे में। जैसे कि कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। किसके लिए ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है? लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। किसके लिए? रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पेट्रोलियम के बारे में। जैसे कि भारी मोटरों, वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदी में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब में मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बताया गया है पेट्रोलियम गहरे रंग का तेली द्रव्य है। इसकी गंध अप्रिय होती है। यह विभिन्न संगठनों जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों प्रभाजों को पृथक करने का प्रक्रमण परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। अगली हेडिंग है प्राकृतिक गैस के बारे में। जैसे कि प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है
और एक स्वच्छ ईंधन है। क्या है? कम प्रदूषणकारी है, इसके लिए इसका यूज ईंधन के रूप में किया जाता है और यह एक स्वच्छ ईंधन है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दी गई है दहन के बारे में, जैसे कि रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अपक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह कहलाता है, इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस द्रव गैस हो सकता है, कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। अगली हेडिंग बताई गई है गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है और घास से आग पेड़ों में फैलती है और जल्द ही पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। क्या कहलाता है? उसका ज्वलन ताप कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण जैसे कि पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG आदि हैं। उसके बाद दहन के प्रकार के बारे में बताया गया, जैसे कि गैस स्टोव की डंडी घुमाकर गैस चालू कर दीजिए, आप देखते हैं कि गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर वायु में जल जाते हैं। फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ कमरे के ताप पर वायु में भी जल उठते हैं। अब यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है, इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, इसे स्वतः दहन कहलाता है। क्या कहलाता है? यह स्वतः दहन कहलाता है। उसके बाद हेडिंग दी गई ज्वाला के बारे में, जैसे कि ज्वाला या लौ दहन का दिखाई देने वाला गैसीय अवयव है। यह अत्यधिक ऊष्माक्षेपी दहन क्रियाओं में दिखता है। कब दिखता है? अत्यधिक ऊष्माक्षेपी दहन क्रियाओं में दिखता है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फूंकने से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर फूंकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है ईंधन दक्षता के बारे में। किसके बारे में? ईंधन दक्षता के बारे में, जैसे कि ईंधन 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किससे प्रदर्शित करते हैं? किलो जूल प्रति किलोग्राम से। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट दिए गए थे रासायन विज्ञान के बारे में वो कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।